हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। हम इस सीरीज में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कवर कर रहे हैं बच्चों, एक एक यूनिट को हम कवर कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको कवर करना है। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को कवर करेंगे। एक एक जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर होता है, हमारे ओरल कैविटी से लेकर के हमारे रेक्टम तक, रेक्टम और एनएस तक बच्चों। फिर उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के 2 यूनिट को कवर कर लिया है, जो कि हमारा सबसे पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरे यूनिट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर किया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में बच्चों हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा यूनिट 3rd होगा इस सीरीज में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के इस लेक्चर में बच्चों हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे, टंग और इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इस लेक्चर में टीथ नहीं पढ़ाया बच्चों। अगर आपको लगता है कि आपको टीथ पढ़ने की जरूरत है तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, ओरल कैविटी, टंग और इसोफेगस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका क्या सिग्निफिकेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और इनके एक ओवरऑल स्ट्रक्चर और सारे फंक्शंस के बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है बच्चों। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनटेक, ब्रेकडाउन, एब्जॉर्प्शन एंड इलिमिनेशन ऑफ फूड। तो बच्चों जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन है बच्चों, मतलब इसमें मल्टीपल ऑर्गन एक साथ मिलते हैं बच्चों और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, जितने भी फूड जो हम ले रहे हैं उसको क्या करती है बच्चों, ब्रेक डाउन करती है और उसको एब्जॉर्ब करती है और एलिमिनेट करती है जो फूड अनडाइजेस्टेड रहता है बच्चों। हमने फूड लिया, उसको इनटेक करने में हेल्प करती है और उसका ब्रेक डाउन कराने में, ब्रेक डाउन करा के उसको एब्जॉर्ब कराती है हमारे ब्लड में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है बच्चों उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स मेन पर्पज इज टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस into simple absorbable form that can be used by body cells for energy, growth and repair। तो बच्चों जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं बच्चों, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना किसके थ्रू, डाइजेशन के थ्रू। डाइजेशन में डिफरेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे हमारा स्टमक हो गया, माउथ, ओरल कैविटी हो गई, टीथ हो गए, इंटेस्टाइन हो गया, ये हेल्प करते हैं बच्चों। किसके थ्रू हेल्प करते हैं, कुछ तो मैकेनिकल डाइजेशन करवाते हैं, कुछ केमिकल डाइजेशन करवाते हैं। तो मैकेनिकल डाइजेशन मान लीजिए हमारे टीथ से होता है बच्चों, हम ग्राइंडिंग करते हैं, फूड को कूचते हैं, फिर स्वेलो करते हैं। और स्लाइवा हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, हमारा बाइल जूस हो गया, ये सब क्या करते हैं बच्चों, केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो किसी भी फूड को बच्चों, सपोज करिए आप कोई, ये एक फूड का क्या है, बाइट है, इसमें सब कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है बच्चों, कार्ब भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, और विटामिन और मिनरल्स भी हो सकते हैं बच्चों। ठीक, तो ये इनका क्या कराना बच्चों, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपलर फॉर्म, ऐसा सिंपलर फॉर्म जो कि क्या हो बच्चों, एब्जॉर्बेबल हो। क्या हो, एब्जॉर्बेबल हो। ठीक, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है बच्चों। ठीक, तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, मल्टीपल ऑर्गन्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक साथ में काम कर रहे हैं बच्चों। तो एक तो होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे जाके खत्म होता है, और इससे ही एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं बच्चों। जैसे हम अगर माउथ से स्टार्ट करें तो स्लैबरी ग्लैंड हो गया, फिर स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, हमारा पैनक्रियाज होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ये सब किससे
किससे कनेक्टेड है, हमारे डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होते हैं बच्चों, और उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ हम पहले क्या करेंगे बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल को कवर करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल जब हमारा कवर हो जाएगा, फिर हम उसके बाद ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, जैसे हम सलेवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, गॉल ब्लैडर पढ़ेंगे, पैनक्रियाज पढ़ेंगे। इन ग्लैंड्स को हम क्या करेंगे बच्चों, एक पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो हम मेन पार्ट के बारे में अगर बात करें तो हमारा क्या है, सबसे पहला बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक के नाम से भी जानते हैं बच्चों, विच इंक्लूड माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस बच्चों। ठीक, तो जैसा मैंने कि बताया था कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया बच्चों, दूसरा हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए, सॉरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोले या फिर इनको हम ग्लैंड्स बोल सकते हैं बच्चों। हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसमें मेन बच्चों हमारा सबसे पहला सलेवरी ग्लैंड है, दूसरा हमारा लीवर है, तीसरा गॉल ब्लैडर, चौथा पैनक्रियाज। दीज सीक्रेट एंजाइम एंड जूस दैट एट डाइजेशन बच्चों। ठीक, तो इनका काम क्या है, कुछ डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करना, एंजाइम्स को सिक्रीट करना, जो कि किस में हेल्प करते हैं बच्चों, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर इसके हम कुछ मेन फंक्शंस की बात करें बच्चों कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला बच्चों इंजेशन, जिसको हम टेकिंग फूड इनटू द माउथ कहते हैं, तो ये इंजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा बच्चों डाइजेशन, अब इसमें डाइजेशन दो तरह का होता है बच्चों, एक मैकेनिकल होता है और एक केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। मैकेनिकल जो कि हमारे कहाँ होता है बच्चों, माउथ में होता है, और कुछ हद तक हमारे स्टमक में होता है, उसमें क्योंकि चर्निंग मूवमेंट होता है बच्चों, जिसके थ्रू क्या होता है, फूड को सिंपलर या फर्दर तोड़ा जाता है या फर्दर ग्राइंडिंग किया जाता है, कहाँ पर, हमारे स्टमक में। तो मैकेनिकल डाइजेशन मेनली दो जगह होता है बच्चों, एक तो हमारे माउथ में होता है, दूसरा हमारे स्टमक में होता है। और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है बच्चों वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और ये फिर चलता है कहाँ तक बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है, क्योंकि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें मेनली कोई डाइजेशन होता नहीं है बच्चों, हालांकि सिर्फ किसका, वाटर का, और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। तो अगर हम केमिकल ब्रेकडाउन की बात करें तो माउथ से लेकर बच्चों जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहीं तक होता है केमिकल ब्रेकडाउन। फिर बच्चों एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। ठीक, तो ब्लड एंड लिव की बात की जा रही है बच्चों, जो भी हम खा रहे हैं बच्चों, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, कोई फूड हो गया, कुछ भी जो हम ले रहे हैं, तो उसका क्या मेन अल्टीमेट क्या गोल होता है कि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया बच्चों कि जो भी हम इनटेक कर रहे हैं वो इवेंचुअली कहाँ जाएगा, हमारे पोर्टल सिस्टम में जाएगा, और पोर्टल सिस्टम के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड में जाएगा बच्चों। और पर्टिकुलरली हम फैट की बात करें तो फैट जो कहाँ एब्जॉर्ब होता है बच्चों, वो हमारे लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है। एसिमिलेशन की बात करें, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय सेल्स, और इजेशन की बात करें, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जिसको हम फीकस भी कहते हैं बच्चों। तो जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको एलिमिनेट करने का भी रोल होता है किसका, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक, तो एक ये बच्चों ओवरऑल पूरा फंक्शन हो गया किसका, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो अब अगर हम बात करें बच्चों एक एक स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओरल कैविटी की, क्योंकि ये बच्चों क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी से ही स्टार्ट होता है। तो द ओरल कैविटी commonly called the mouth is the first part of the digestive system. It acts as the gateway to the alimentary canal and plays an essential role in ingestion, taste, mastication, जिसको हम chewing भी कहते हैं बच्चों, speech and the initial stage of digestion। तो जो ओरल कैविटी है बच्चों, जिसको हम कॉमनली माउथ भी बोलते हैं, ये क्या है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है बच्चों, एंट्री पॉइंट है। तो अगर हम बात करें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे माउथ से स्टार्ट हो रहा है।
तो जो कोई भी फूड या फूड के पार्टिकल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है बच्चों, वो कहाँ से जा रहा है? माउथ से ही जा रहा है। तो जो ये माउथ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में बच्चों, क्योंकि जो हम फूड पार्टिकल ले रहे हैं उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है बच्चों, ठीक। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है जैसे कि इंजेशन और टेस्ट के बाद, क्योंकि बच्चों जो टंग है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होती है। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में बच्चों आपको दिखाया गया है कि ये क्या है? ओरल कैविटी है। अब फिर फर्दर ओरल कैविटी को बच्चों दो पार्टों में बांटा है। दो पार्ट, अगर हम इसके बाउंड्रीज ऑफ द ओरल कैविटी की बात करें कि जो हमारी ओरल कैविटी है वो किससे सराउंडेड है, तो अगर हम बाउंड्री की बात करेंगे तो बच्चों एंटीरियरली हमारा जो लिप्स है, आगे की एंटीरियरली बात करें तो माउथ किससे सराउंडेड है बच्चों? हमारे लिप्स से। और लेटरली की बात करें तो हमारी ओरल कैविटी लेटरली किससे है बच्चों? चीक्स से है, ठीक। और सुपीरियर जिसको हम रूफ कहते हैं बच्चों, वो कौन फॉर्म करता है? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। और इंफीरियरली जिसको हम फ्लोर भी कह सकते हैं, इसमें टंग्स होती हैं और कुछ मसल्स होती हैं बच्चों। कौन सी मसल्स होती हैं हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। और पोस्टीरियरली बच्चों, तो पोस्टीरियरली क्या होता है? मतलब पीछे की तरफ से क्या होता है? ये ओपन होता है। किसमें ओपन होता है बच्चों? ओरोफैरिंग्स में क्या होता है? ओपन होता है हमारा माउथ, ठीक। तो ये हो गई कुछ इसकी बाउंड्रीज बच्चों। अब हम डिवीजन ऑफ द ओरल कैविटी की बात करेंगे कि जो हमारा ओरल कैविटी है बच्चों, जो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है, इसमें आप देखेंगे कि जो ओरल कैविटी है बच्चों उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और एक को हम ट्रू कैविटी बोलते हैं या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक। तो बात करें हम बच्चों वेस्टिब्यूल के बारे में, तो वेस्टिब्यूल की बात करें तो द स्पेस बिटवीन द लिप्स एंड चीक्स एक्सटर्नली एंड द टीथ एंड गम्स इंटरनली। तो जो टीथ और चीक्स के बीच में, मतलब टीथ के बाहर अगर आप अपने जॉ को बंद करेंगे बच्चों, तो टीथ के बाहर जो भी प्लेस बच रहा है टीथ और किसके बीच में? चीक्स के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ओरल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। इट रिसीव द ओपनिंग ऑफ द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स नियर द अपर सेकेंड मोलर टीथ। तो जो हमारा वेस्टिब्यूल है बच्चों, ये क्या करता है? जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड्स की ओपनिंग्स होती है, डक्ट की ओपनिंग होती है, वो कहाँ होती है? वेस्टिब्यूल में होती है। अब वेस्टिब्यूल आपको समझ में आ गया कि होता क्या है बच्चों। तो इसी तरह वेस्टिब्यूल को फिर फर्दर अगर हम बात करें तो एक अपर वेस्टिब्यूल होता है, एक लोअर वेस्टिब्यूल होता है। अपर वेस्टिब्यूल मतलब जो हमारी अपर जा है उसके अराउंड जो स्पेस होता है उसको हम अपर वेस्टिब्यूल कहते हैं। और लोअर वेस्टिब्यूल किसके कहेंगे बच्चों? जो हमारी लोअर जॉ है उसके अराउंड टीथ और चीक्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोअर वेस्टिब्यूल कहते हैं बच्चों। और अगर ओरल कैविटी की बात करें, जिसको हम ओरल कैविटी प्रॉपर भी कहते हैं बच्चों, द स्पेस इनसाइड द टीथ एंड द गम्स। जो टीथ और गम्स के बीच में क्या है बच्चों? स्पेस है, या फिर हमारे टीथ के अंदर बच्चों, अंदर जो स्पेस है, अगर हम दांत बंद करते हैं और जो अंदर एक स्पेस बनता है बच्चों, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं या ओरल कैविटी प्रॉपर कहते हैं। इट कम्युनिकेट पोस्टीरियरली विद द ओरोफैरिंग्स। तो ये जो पोस्टीरियरली बच्चों किस में ओपन होती है? ओरोफैरिंग्स में ओपन होती है। कंटेन्स टंग, टीथ, गम्स एंड ओपनिंग ऑफ द सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये याद रखिएगा कि जो हमारा वेस्टिब्यूल था उसमें पैरेटिड ग्लैंड ओपन हो रही थी, और जो हमारा ओरल कैविटी प्रॉपर था बच्चों उसमें सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड क्या हो रही थी? ओपन हो रही थी, ठीक। तो ओरल कैविटी के बारे में बच्चों हम ऐसे सुपेयरली, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा इंट्रो देखना था। हमको डिटेल में पढ़ना होगा बच्चों टंग के बारे में, स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 2021 में बच्चों स्टमक से 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक से प्रॉपरली एनाटॉमी में 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। सोचिए तो कितना इंपॉर्टेंट होगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इससे बच्चों हाइयर चांसेस हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल से 10 नंबर का क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो बनने के चांसेस है बच्चों, ठीक। जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एनाटॉमी में, उसके चांसेस हैं किससे बनने से? हमारे इस पर्टिकुलर
चैप्टर से बच्चों, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे माउथ तो हमने सुपरफिशियली पढ़ लिया, लेकिन हम टंग, इसोफेगस, स्टमक, इन सभी स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये एक तरह से हेल्प करेंगे बच्चों कब, जब हम पढ़ेंगे क्या, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड कई डिजीज कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन सही से नहीं पता होंगे तो आप उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों आपको। तो अगर हम टंग की बात करें, ठीक, टंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बच्चों। क्या, टंग। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये एंटीरियरली आप इस देख रहे होंगे किसको बच्चों, टंग को। द टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन टेस्ट, मैस्टिकेशन, च्यूइंग, swallowing, डिग्लूटेशन जिसको हम कहते हैं बच्चों, स्पीच एंड क्लीनिंग ऑफ द ओरल कैविटी। इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल कवर्ड बाई म्यूकस मेम्ब्रेन। तो टंग बच्चों एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि किससे अटैच होता है, हमारे फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी से अटैच होता है। और कैसे अटैच होता है बच्चों, इसके लिए कुछ प्रॉपर एक्सटेंसिक मसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे टंग को हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच करती हैं। तो अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, एक फ्रीनुलम होता है जो एंटीरियरली आपको दिखता है, जो फ्लोर से जो टंग अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीनुलम बोलते हैं। ठीक, जैसे आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखेंगे तो जो इसके नीचे बच्चों एक ऐसे आपको दिखता है, जब आप माउथ खोलेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में बच्चों, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीनुलम बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो टंग क्या है, एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे माउथ से अटैच होता है, ओरल कैविटी से अटैच होता है। कहाँ पर अटैच होता है बच्चों, फ्लोर पे अटैच होता है, ओरल फ्लोर पे। तो इसके लोकेशन की बात करें और एक्सटेंट की बात करें बच्चों, द टंग लाइज पार्शियली इन द ओरल कैविटी एंड पार्शियली इन द ओरोफैरिंग्स। तो बच्चों अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे कि जो हमारा टंग है वो पार्शियली मतलब कहाँ लाई करता है, ओरल कैविटी में लाई करता है, लेकिन इसका कुछ स्ट्रक्चर बच्चों कहाँ प्रेजेंट होता है, ओरोफैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। मतलब जो टंग हमारी होती है वो कंप्लीटली सिर्फ ओरल कैविटी में नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा ओरल कैविटी में होता है और कुछ हिस्सा कहाँ होता है बच्चों, हमारे ओरोफैरिंग्स में होता है। ठीक, इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय ए फोल्ड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड द फ्रीनुलम लिंगुआई। ठीक, तो जैसे मैंने बताया था बच्चों, एंटीरियरली अगर आप देखेंगे तो जो हमारा टंग है एक म्यूकस लेयर का फोल्ड बनाता है या म्यूकोसा का फोल्ड बनता है, जो कि हम फ्रेनुलम के नाम से फ्रीनुलम लिंगुआई कहते हैं। वो हमारे टंग को एंटीरियरली अटैच करता है किससे, ओरल कैविटी के फ्लोर से बच्चों। द टिप एपेक्स ऑफ द टंग इज फ्री एंड मोबाइल वाइल द रूट इज फिक्स्ड बच्चों। तो जो आपका ये फ्री वाला पार्ट है बच्चों, जो टिप है टंग का, वो क्या होता है, फ्री होता है बच्चों, लेकिन जो उसका रूट है वो अटैच होता है ओरल कैविटी के फ्लोर से और ओरोफैरिंग्स से बच्चों। ठीक, ये इसका लोकेशन हो गया और उसका बच्चों एक्सटेंट हो गया, मतलब कहाँ से वो लोकलाइज्ड है। ठीक, अब उसके हम पार्ट की बात करें बच्चों, पार्ट्स ऑफ द टंग। द टंग इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, V-shaped group called the sulcus terminalis बच्चों। ठीक, पार्ट्स। अब ये टंग डिवाइड कैसे होता है बच्चों, तो अगर आप डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे डायग्राम देखेंगे बच्चों, तो एक बी शेप सल्कस बनता है बच्चों। ठीक, क्या बनता है, बी शेप का सल्कस बनता है हमारे डायग्राम पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों बी शेप ग्रुप बोलते हैं जिसको। ठीक, जिसका नाम क्या है, सल्कस टर्मिनालिस है। ये डिवाइड करता है बच्चों हमारे टंग को दो पार्ट में, एंटीरियर 2/3 जो कि ओरल पार्ट होता है, और दूसरा बच्चों पोस्टीरियर 2/3। lies in the oral cavity, has several papillae on its upper surface derived from the first and part of the second pharyngeal arch।
ठीक, तो जो हमारा ओरल कैविटी में जो पार्ट प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसको हम एंटीरियर टूथ हेड होता है, वो क्या है बच्चों, उस पे सीवियर मतलब पैपिले जो होते हैं, जो टेस्ट बड्स होते हैं, वो ज़्यादातर देखे जाते हैं बच्चों, जो कि किससे डिराइव्ड होते हैं बच्चों, हमारा जो फेरेंजियल आर्च होता है बच्चों, उससे डिराइव्ड होता है। ठीक, अगर हम पोस्टीरियर 1/3 फेरेंजियल पार्ट की बात करें, लाइज इन द ओरोफेरिंक्स, हैज लिम्फोइड टिश्यू forming the lingual tonsil derived from the third and part of the fourth pharyngeal arch बच्चों। ठीक, तो ये भी किससे, ये सेकंड से बन रहा था बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से बन रहा था, और ये जो हमारा बन रहा है फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट से बन रहा था, किसका, फेरेंजियल आर्च से बच्चों। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में, पार्ट के बारे में, हमारे टंग के। अगर हम इसके सरफेस की बात करें तो दो सरफेसेस होते हैं बच्चों, एक तो हमारा डॉर्सम सरफेस होता है जिसको हम अपर सरफेस कहते हैं, दूसरा हमारा वेंट्रल सरफेस होता है बच्चों। तो अगर हम डॉर्सम सरफेस की बात करें, ये रफ एंड कवर्ड विथ पैपिले, जो हमारा आप देखते हैं बाहर की तरफ बच्चों, ये जो दिखता है आपको, ये कौन सा सरफेस है बच्चों, डॉर्सम सरफेस है, और इस पे पैपिले प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे टेस्ट बड का काम करते हैं। जो टेस्ट का सेंसेशन होता है बच्चों, वो किससे आता है, पैपिले से ही आता है। दूसरा है बच्चों वेंट्रल सरफेस, स्मूथ एंड कवर्ड बाय थिन म्यूकोसा, द लिंगुअल वेन्स एंड फ्रेनुलम आर विजिबल। तो अगर हम वेंट्रल सरफेस की बात करें तो बच्चों ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और उस पर कुछ वेन्स और फ्रेनुलम क्या होता है बच्चों, विजिबल होता है। अगर रूट की बात करें तो रूट वाला जो वेंट्रल सरफेस है बच्चों, वो किससे अटैच होता है, मसल से अटैच होता है। ठीक, अब पैपिले ऑफ द टंग, कि ये कितने तरह के पैपिले हैं बच्चों जो कि हमारे टंग में पाए जाते हैं। पैपिले गिव द टंग इट्स रफ सरफेस एंड आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट सेंसेशन एक्सेप्ट फिलीफॉर्म। तो बच्चों जो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये टेस्ट का काम नहीं करते हैं। ठीक, ये सिर्फ एक अपीयरेंस देते हैं किसके बच्चों, हमारे टंग को। तो कितने तरह के पैपिले होते हैं बच्चों, एक तो होता है सर्कमवैलेंट पैपिले, दूसरा होता है फंजाइफॉर्म पैपिले, तीसरा फिलीफॉर्म पैपिले होता है, और एक होता है फोलिएट पैपिले बच्चों। ठीक, तो ये किसका काम करते हैं, हमारे एक सेकंड बच्चों, ये किसका काम करते हैं, एक रफ अपीयरेंस देने का काम करते हैं बच्चों। और जो सर्कमवैलेंट पैपिले है बच्चों, वो इन्वर्टेड वी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कहां पर, हमारे पोस्टीरियर टंग के पार्ट में बच्चों। ठीक, और इनका साइज जो होता है बच्चों, वो सबसे बड़ा होता है। और फंजाई फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, मेनली ये जो हमारा पेरिफेरल पार्ट होता है टंग का, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और फिलीफॉर्म बच्चों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे पूरे, कहाँ पर, टंग पर। ठीक बच्चों, और ये अपीयरेंस में देने में काम करते हैं। जो पिंकिश अपीयरेंस होता है बच्चों और वाइटिस, हल्का वाइटिस अपीयरेंस होता है, वो किससे आता है, इन्हीं पैपिले की वजह से आता है बच्चों। ठीक, तो ये हो गया पैपिले के बारे में। अब हम कुछ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जो कि हमारे टंग से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इन मसल्स को याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या कराते हैं बच्चों, हेल्प कराते हैं मूवमेंट में। ठीक, तो दो तरह के मसल्स होते हैं बच्चों, एक तो हमारा होता है इंट्रिंसिक मसल, दूसरा होता है बच्चों एक्सट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल्स का क्या मतलब होता है, इंट्रिंसिक मसल का मतलब होता है ऐसी मसल्स जो विथ इन द टंग के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं बच्चों। और एक्सट्रिंसिक मसल ऐसी मसल्स जो टंग के बाहर से, टंग से अटैच होती हैं बच्चों। तो इंट्रिंसिक मसल्स की अगर हम बात करें, कन्फाइंड इंटायरली विथ इन द टंग, चेंज द शेप ऑफ द टंग नॉट इट्स पोजीशन बच्चों। ठीक, तो जो हमारी इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, टंग के शेप को चेंज करने में हेल्प करती हैं, और जो हमारी एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं, उसके पोजीशन को इधर उधर करने में हेल्प करती हैं। अब इन मसल्स का रोल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसमें, च्यूइंग में, स्वेलोइंग में और इंगल्फिंग में क्या होता है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इन मसल्स की आपको पैरालिसिस होती है या एबनॉर्मेलिटी होती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है, तो आपको डाइजेशन में, स्वेलोइंग में और इंगल्फिंग में क्या होगा बच्चों, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो अगर हम इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें बच्चों, तो हमारी चार मसल्स होती हैं। सबसे पहली हो गई सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी बच्चों इंफीरियो लॉन्गिट्यूडनल, तीसरी ट्रांसवर्स और चौथी
वर्टिकल बच्चों। अब इनका फंक्शन क्या होता है, रोलिंग, कर्लिंग, फ्लैटनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द टंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं जो कि मसल की क्या करते हैं बच्चों, टंग के शेप को चेंज करती हैं, ठीक, जैसे कि रोलिंग, कर्लिंग, फ्लैटनिंग एंड नैरोइंग ऑफ द टंग। तो इसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे माउथ में स्लाइवा होता है बच्चों, वो जो फूड में अच्छे से मिक्स हो पाता है। अगर ये मूवमेंट हमारे टंग्स में नहीं होंगी तो जो डाइजेशन 30% होता है बच्चों कार्ब्स का, वो नहीं हो पाएगा। कहाँ पे, हमारे माउथ में, अगर प्रॉपर तरीके से ये स्लाइवा को मिक्स नहीं करेंगे किसमें, फूड के पार्टिकल्स में, ठीक। ये हो गया इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। अगर हम इनके लोकेशन के बारे में बात करें बच्चों, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि ये अगर ये किसका क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शन है किसका, हमारे टंग का कटा हुआ, ठीक। तो इसमें दिख रहा होगा बच्चों ट्रांसवर्स मसल्स ऑफ द टंग, ठीक, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रेजेंट होती हैं। और ऊपर सबसे दिख रहा होगा बच्चों सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक, ये किस डायरेक्शन कैसे प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती हैं, कहाँ पे बच्चों, हमारे टंग्स में। और यहाँ पर इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिख रही हैं जो कि टंग के रूट वाले हिस्से में बच्चों प्रेजेंट होती हैं, ठीक। ये हो गया उनके कुछ लोकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखेंगे बच्चों, ये हमारी टंग है, ठीक, क्या है, ये हमारी टंग है। तो ये जो मसल्स होती हैं बच्चों, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल सुपीरियर अपर साइड में प्रेजेंट होती है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स टंग के फ्लोर के साइड में होती है, और जो हमारा ट्रांसवर्स वर्टिकल होता है, ट्रांसवर्स और वर्टिकल मसल्स होती हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बच्चों, ठीक। तो ये हो गया मसल्स के बारे में। और इसी डायग्राम में बच्चों आपको एक्सटेंसिक मसल्स के बारे में भी बताया गया है। तो एक्सटेंसिक मसल्स की बात करें तो ये क्या करती हैं बच्चों, ओरिजिनेट आउटसाइड एंड इंसर्ट इनटू द टंग। ये बाहर ओरिजिनेट हो रही है, मतलब टंग से बाहर से ओरिजिनेट हो रही हैं और टंग पे जाकर क्या होती हैं, इंसर्ट होती हैं बच्चों। अब इनका काम क्या होता है, टंग के पोजीशन को चेंज करना। और पोजीशन इसलिए चेंज होता है बच्चों ताकि हम स्वेलो कर सकें, जो हम फूड ले रहे हैं बच्चों उसको स्वेलो कर सकें, ठीक। और ये पेरिस्टाल्सिस इनिशिएट करने में भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं बच्चों। चेंज द पोजीशन ऑफ द टंग। अब इसमें कौन कौन सी मसल्स आती हैं, तो जीनियोग्लॉसस आता है जो कि प्रोट्रूड्स द टंग कर, मतलब ये इसका फंक्शन होता है बच्चों, प्रोट्रूड टंग्स। फिर आता है हायोग्लॉसस जो कहता है डिप्रेसेस टंग। फिर स्टाइलोग्लॉसस आता है जो कि करता है रिट्रैक्ट एंड एलिवेट टंग। फिर पैलेटोग्लॉसस आता है एलिवेट पोस्टीरियर टंग एंड क्लोज ओरोफेरेंजियल स्थेमस बच्चों, ठीक। तो ये 4 मसल्स हो गई, कौन सी, जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइलोग्लॉसस एंड पैलेटोग्लॉसस। ग्लॉसिया बच्चों हम किसको कहते हैं, टंग को भी कहते हैं, ठीक। टंग का एक साइंटिफिक नेम होता है क्या, ग्लॉसिया, ठीक। तो आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम में बच्चों दिख रहा होगा ये कौन सी मसल है, हमारी जीनियोग्लॉसस मसल्स है जो कि टंग के फ्लोर से बच्चों अटैच है, ठीक। और ये हमारा हायोग्लॉसस मसल्स है जो कि पोस्टीरियरली अटैच है किससे बच्चों, हमारे टंग से, ठीक। फिर यहाँ पे जीनियोहाइड मसल्स है और स्टाइलोग्लॉसस मसल्स भी है बच्चों, और हमारी स्टाइलॉइड, और एक कोई और मसल्स बची थी बच्चों जो कि हमारे, और यह है पैलेटोग्लॉसस जो कि पैलेट से अटैच होती है। कहाँ से बच्चों ओरिजिनेट हो रही है, हमारे सॉफ्ट पैलेट से ओरिजिनेट हो रही है जो कि लेटरली कनेक्टेड होती है। मतलब कैसे कनेक्टेड होती है बच्चों, साइड से कनेक्टेड होती है, हमारे पैलेट से ओरिजिनेट होके हमारे लेटरली फ्लोर ऑफ द टंग से, रूट ऑफ द टंग से आके अटैच होती है बच्चों, ठीक। तो ये हो गया ओवरऑल किसके बारे में बच्चों, मसल्स के बारे में, किसके, हमारी टंग के। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो अगर हम मोटर सप्लाई की बात करें बच्चों, तो जो मसल्स होती हैं हाइपोग्लॉसियल नर्व जिसको हम क्रेनियल नर्व नंबर 7 कहते हैं बच्चों, ये हमारी 12 है, ठीक। आल मसल एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस, ठीक। तो जितनी भी मसल्स होती हैं बच्चों उनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, हाइपोग्लॉसियल नर्व सप्लाई करती है, क्रेनियल नर्व नंबर 12, ठीक।
और वो सारे मसल को सप्लाई करती है, सिर्फ किसको छोड़ के बच्चों, पैलेटोग्लॉसस को। पैलेटोग्लॉसस को कौन सप्लाई करती है, क्रेनियल नंबर 10 सप्लाई करती है, जिसको हम फायरेंजियल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। वेगस नर्व की एक ब्रांच होती है बच्चों जो पैलेटोग्लॉसस मसल को क्या करती है, सप्लाई करती है। तो ये हो गया बच्चों किसके बारे में, मोटर सप्लाई के बारे में। और अगर हम जनरल सेंसेशन की बात करें जैसे कि टच, टेम्परेचर, पेन, तो ये कौन सी नर्व करती है बच्चों, लिंगुअल नर्व, ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड, क्रेनियल नर्व नंबर 5। ठीक, 3 ब्रांच होती हैं। तो लिंगुअल ब्रांच जो होती है क्रेनियल नर्व नंबर 5 की, वो कौन सी होती है, लिंगुअल ब्रांच सप्लाई करती है जनरल सेंसेशन के लिए। अगर टेस्ट सेंसेशन की बात करें तो क्रेनियल नर्व नंबर 7 जिसको हम कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच कहते, कॉर्डा टिम्पैनी कहते हैं, ये ब्रांच किसकी होती है बच्चों, क्रेनियल नर्व नंबर 7 की। बोथ टेस्ट एंड जनरल सेंसेशन की बात करें तो ग्लैसोफेरेंजियल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 9 की होती है। ठीक बच्चों, ये हो गया किसके बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में। मोटर सप्लाई याद रखिएगा, जनरल सेंसेशन के लिए कौन सी सप्लाई होती है और टेस्ट के लिए कौन सी होती है, और बोथ टेस्ट और जनरल सेंसेशन के लिए होती है। ठीक, तो मतलब ये तो एक ही हो गया बच्चों। ठीक, मतलब 5 नर्व्स आप याद रखिएगा किसकी, हमारे टंग को जो सप्लाई करती हैं। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें बच्चों तो आर्टेरियल में देखेंगे हमारी लिंगुअल आर्टरी, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है जिसको हम लिंगुअल आर्टरी कहते हैं, ये आर्टेरियल सप्लाई करती है। और वेनस ड्रेनेज करता है हमारा लिंगुअल वेन, जो कि फिर कहाँ जाके ड्रेन करता है, इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करता है। ठीक, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो हमारा टिप पार्ट होता है बच्चों वो सब मेंटल नोड में करता है, मार्जिन वाला पार्ट करता है सब मैंडिबुलर नोड में, और सेंट्रल पार्ट करता है डीप सर्वाइकल नोड्स में। तो आप बच्चों नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज को याद रखेंगे। ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एमसीक्यूज में भी आते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर हमारा बच्चों टंग खत्म होता है। ठीक, तो अब हमने टीथ छोड़ा, अगर आप टीथ कहेंगे तो मैं पर्टिकुलर किसी लेक्चर में उसको भी कवर कर लूंगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, इसोफेगस के बारे में, जो कि हमारा फेरिंग्स को हमने कवर किया है किसमें बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लेक्चर में। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप वहां पर जाके ओरोफेरिंग्स को पर्टिकुलरली पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है बच्चों। तो हम इसोफेगस पढ़ते हैं। तो इसोफेगस क्या है बच्चों, द इसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब that is 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कनेक्टिंग द फेरिंग्स टू द स्टमक बच्चों। तो इसोफेगस क्या बच्चों, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे फेरिंग्स को किससे कनेक्ट करता है, हमारे इसोफेगस स्टमक से कनेक्ट करता है। फेरिंग्स जो होता है बच्चों वो कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो जो हमारा इसोफेगस है वो किसको कनेक्ट कर रहा है, पर्टिकुलरली ओरोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है हमारे स्टमक से बच्चों। ठीक, कनेक्टिंग फेरिंग्स टू द स्टमक। Its main function is to transport food and liquid by peristaltic movement। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू बच्चों जो भी हम खाना खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं या फिर स्वेलो कर रहे हैं, कोई फ्लूइड ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं बच्चों जो कि हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना है बच्चों, तो उसके जाने के लिए जो कौन इंपॉर्टेंट होता है, हमारा इसोफेगस इंपॉर्टेंट होता है। इसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू हमारे माउथ से जो भी सब्सटेंस जा रहा है उसको कहाँ तक पहुँचाना, हमारे स्टमक तक पहुँचाने में हेल्प करता है बच्चों। अगर इसके हम लोकेशन की बात करें तो जो हमारा C6 होता है बच्चों वहाँ से शुरू होता है बिलो द क्रिक्वाइड कार्टिलेज और पासेस थ्रू द थोरैक्स बिहाइंड ट्रैकिया एंड हार्ट। तो C6 लेवल से बच्चों स्टार्ट होता है, ठीक, और T10 लेवल पर क्या करता है बच्चों, डायफ्राम को क्या करता है, क्रॉस करता है और किस में जाके मिल जाता है, स्टमक में जाके मिल जाता है बच्चों। तो अगर ऐसे, ये मेरा क्या है, इसोफेगस है, ठीक, ये क्या हो गया बच्चों, स्टमक हो गया। कहाँ से शुरुआत हो रही है, C6 से, और T10 लेवल पर बच्चों ये डायफ्राम को क्या करता है, पेनिट्रेट करके स्टमक में आके मिल जाता है बच्चों, ठीक। तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। इंटर एब्डोमिनल बाय डायफ्राम एट
T10 ज्वाइनिंग द कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक। तो जहां पर ये ज्वाइन करता है बच्चों, ये स्टमक का कौन सा एंड होता है? कार्डियक एंड होता है। कौन सा एंड? कार्डियक एंड होता है। ठीक, तो ये हो गया इसके लोकेशन के बारे में। लेंथ लगभग बच्चों 25 सेंटीमीटर होती है और विथ की बात करें 2 सेंटीमीटर इसका विथ होता है बच्चों। ठीक, अब इसके पार्ट्स की बात करें तो इसको 3 पार्ट में बच्चों डिवाइड किया गया है। पहला हमारा सर्वाइकल पार्ट, दूसरा बच्चों थोरैसिक पार्ट, तीसरा बच्चों एब्डोमिनल पार्ट होता है। तो सर्वाइकल पार्ट उसको हम कहते हैं बच्चों जो कि हमारे ट्रैकिया के पीछे होता है, क्योंकि जो हमारा ट्रैकिया है और जो हमारा क्या है बच्चों, हमारा इसोफेगस है, वो क्या करता है? पैरेलली रन करता है। एंटीरियर पार्ट पे क्या होता है बच्चों? ट्रैकिया होता है, और पोस्टीरियरली क्या होता है? सपोज करिए ये ट्रैकिया है तो इसके पीछे बच्चों ऐसे इसोफेगस अटैच होता है। ठीक, तो जो जितना पार्ट ट्रैकिया और इसोफेगस बच्चों एक साथ पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल पार्ट कहते हैं। और थोरैसिक पार्ट बच्चों बिहाइंड द हार्ट, जो मीडिया स्टर्नम में जो पार्ट होता है हमारा किसका? इसोफेगस का, उसको हम थोरैसिक पार्ट कहते हैं बच्चों। और फिर एब्डोमिनल पार्ट होता है जो कि लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि T10 लेवल पर क्या होता है बच्चों, ये एब्डोमिनल में क्या करता है? पेनिट्रेट कर जाता है। किसके थ्रू? डायफ्राम के थ्रू। तो जो डायफ्राम में पेनिट्रेट करने के बाद जो पार्ट होता है बच्चों उसको हम एब्डोमिनल पार्ट कहते हैं, जिसकी लेंथ लगभग 2 से कितना होती है बच्चों? 3 सेंटीमीटर होती है बच्चों। ठीक, और इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन देखा जाता है, मतलब बच्चों जो हमारा ट्रैकिया है वो कहीं कहीं क्या होता है बच्चों? कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, मतलब उसका जो ल्यूमन है बच्चों वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक, और ये कहाँ कहाँ कम होता है बच्चों? 4 जगह पर कम होता है। पहला एट एरोजन C6 क्रिक्वाइड कार्टिलेज, तो जहाँ से जब ये ओरिजिनेट होता है बच्चों हमारा ट्रैकिया, सपोज करिए यहाँ से क्या हो रहा है? ये ओरिजिनेट हो रहा है। तो जहाँ ओरिजिनेट होता है बच्चों वहाँ पर इसका ल्यूमन थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, मतलब क्या होता है? इसका जो ल्यूमन है वो कम होता है बच्चों। और जहाँ पर आयोटिक आर्च पाया जाता है बच्चों वहाँ पर भी इसका ल्यूमन क्या होता है? कम हो जाता है, क्योंकि इसके पैरेलली बच्चों क्या है? वो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो इसको थोड़ा दबा देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उसका ल्यूमन डायमीटर जो होता है वो कम हो जाता है। फिर तीसरा बच्चों एट लेफ्ट ब्रोंकस, जहाँ पर लेफ्ट ब्रोंकस पाया जाता है, जहाँ से T5 लेवल पर क्या होती है? ट्रैकिया क्या होती है? बाइफरगेट करती है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में बच्चों। तो जो लेफ्ट ब्रोंकस के पास ना क्या होता है? इसका ल्यूमन थोड़ा कम हो जाता है। और एट डायफ्राम लेवल, तो जहां पर डायफ्राम को पेनिट्रेट कर रहा है वहां भी इसका क्या होता है बच्चों? कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो ये याद रखिएगा कि इसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला सर्वाइकल पार्ट, दूसरा बच्चों हमारा थोरैसिक पार्ट, तीसरा एब्डोमिनल पार्ट। और इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन 3-4 जगह देखे जाते हैं, ओरिजिन पे और हार्ट के पास, सॉरी ओरिजिन पे देखा जाता है बच्चों, और आयोटिक आर्च के पास देखा जाता है, और लेफ्ट ब्रोंकस के पार्ट और डायफ्राम के पास T10 लेवल पर बच्चों। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों इसके हिस्टोलॉजिकल लेयर्स के बारे में, कि जो हमारा ट्रैकिया है बच्चों वो कितने लेयर्स होते हैं, इसका मस्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर वॉल के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे इनर लेयर होती है बच्चों वो होती है म्यूकोसा, जो कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है, जिसमें क्या पाया जाता है बच्चों? म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको बच्चों ये जो लेयर दिख रहा है, ये वाला लेयर, ये क्या है बच्चों? म्यूकस लेयर है बच्चों। ठीक, इसमें क्या कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम म्यूकोजल ग्लैंड्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चों? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। किसके? इसोफेगस के। ठीक, सेल कौन से होते हैं? नॉन स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल। सब म्यूकोसा की बात करें बच्चों, इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स, म्यूकस, कुछ म्यूकस ग्लैंड्स बच्चों हमारे सब म्यूकोसल लेयर में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तीसरा बच्चों हमारा मस्कुलरिस लेयर होता है। अब देखिए जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों उसमें थ्रू आउट
कौन सी मसल प्रेजेंट होती हैं? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। लेकिन जो हमारा इसोफेगस होता है बच्चों, उसका जो अपर 1/3 पार्ट होता है वहाँ पर स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है। हाल इसका मतलब क्या हो गया? ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों, ठीक। और जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होगा उसमें इनवॉलेंट्री मसल्स ही प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और मिडिल 1/3 पे मिक्स्ड होती हैं, मतलब स्केलेटल और स्मूथ दोनों देखी जाती हैं बच्चों, ठीक। हमारे मिडिल 1/3 पार्ट में। और लोअर 1/3 की बात करें तो स्मूथ मसल्स, जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं बच्चों, ठीक, याद रखिएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाल्सिस। और फिर जो आउटर बच्चों कवरिंग हो गई उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशिया बोलते हैं। आउटर कनेक्टिव टिश्यू, नो सिरोसा एक्सेप्ट स्मॉल एब्डोमिनल पार्ट। अब एक ये डिफरेंस हो गया बच्चों, एक सेकंड बात करें तो सपोज करिए ये क्या है बच्चों? हमारी सबसे इनर लेयर हो गई, इसको हम म्यूकोसा कहते हैं। इसके आउटर में बच्चों ये हो गई हमारी सब म्यूकोसा, और ये क्या हो गई बच्चों? हमारी मस्कुलरिस लेयर हो गई। कौन सी लेयर? मस्कुलरिस लेयर हो गई, ठीक। तो जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल के और पार्ट होते हैं बच्चों, जो उनकी आउटर लेयर होती है उनको हम क्या बोलते हैं? सिरोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोसा बोलते हैं, ठीक। ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल को अटैच करता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी से। लेकिन जो हमारा इसोफेगस होता है बच्चों, उसका जो आउटर लेयर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एडवेंटिशिया बोलते हैं। ये जो लेयर होती है जो कि इसोफेगस के अराउंड पाई जाती है, जो कि मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये क्या होती है? एडवेंटिशिया बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये फर्क है, ठीक, आउटर लेयर में और जो कि हमारे इसोफेगस में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। अगर हम लोअर मतलब जो इसोफेगस का लोअर पार्ट है बच्चों, लोअर 1/3 की बात करें तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा? सिरोसा पाया जाएगा। लेकिन अपर 1/3 में क्या पाया जाता है बच्चों? एडवेंटिशिया पाई जाती है। अब इसके हम ब्लड और लिम्फ सप्लाई की बात करें बच्चों, तो जो आर्टेरियल सप्लाई है उसकी वो किससे है? इंफीरियर थायराइड, आयोटिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक ब्रांचेस, ठीक। इनकी इंफीरियर थायराइड की ब्रांच, आयोटिक की ब्रांच और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है, ये क्या किसको सप्लाई करती हैं? हमारे इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करती हैं। वेनस की बात करें, एजाइगस एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में ड्रेन करता है, जो कि फिर फर्दर जाके किस में ड्रेन करती है बच्चों? हमारे पोर्टल सिस्टमेटिक एनास्टमोसिस हो जाता है। मतलब इवेंचुअली जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का जितना भी ड्रेनेज होगा बच्चों, वो किस में होगा? पोर्टल वेन्स में होगा, पोर्टल सिस्टम में होगा। ये आप याद रखिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल का जो भी हिस्सा होगा उसका वेनस ड्रेनेज क्या है? पोर्टल सिस्टम है बच्चों, ठीक। लिम्फ की बात करें, डीप सर्वाइकल, पोस्टीरियर, मीडिया एक्सटर्नल एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, ठीक। तो ये हो गई बच्चों क्या? हमारे लिम्फ ड्रेनेज, किसकी? इसोफेगस की, ठीक। और अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो दोनों सप्लाई होती है बच्चों, हमारा पैरासिम्पैथेटिक होता है और सिंपैथेटिक होता है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या? वेगस नर्व आती है जो कि पेरिस्टाल्सिस और सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। सिंपैथेटिक सप्लाई की बात करें, थोरैसिक सिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो कि वेस्कुलर एंड इंस्पिंक्टर कंट्रोल करता है बच्चों। जो हमारी इंस्पिक्टर होती है जो कि इसोफेगस के एंड पे प्रेजेंट होती है, उसको कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कंट्रोल करती है। और जो उसकी वेस्कुलर सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, उसको भी सिंपैथेटिक नर्व कंट्रोल करती है। और सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? वेगस नर्व, जो और पेरिस्टाल्सिस को वेगस नर्व कंट्रोल करता है बच्चों। और वो आर्चबैक प्लेक्सेस होती हैं और मिशनरी प्लेक्सेस होती हैं। जब इसको हम स्टमक पढ़ेंगे बच्चों तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका काम क्या होता है, कहाँ पाई जाती हैं और कैसे इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों? नर्व सप्लाई के बारे में, ठीक। तो इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक स्ट्रक्चर को करके हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल में स्ट्रक्चर हमारा जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, टंग हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। फिर हम एक लार्ज इंटेस्टाइन
और लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा रेक्टम और एनएस बचेगा, जो कि हम फर्दर लेक्चर में कन्वर्ट करेंगे, कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। चैनल को सपोर्ट करें बच्चों, सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले जिससे कि हम फर्दर और वीडियोस ला सके। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।